बड़ी खबर है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले से जुड़ी अपडेट को लेकर के। महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। याचिका में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग है। मस्जिद कमेटी के वकील आज अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट में दाखिल करेंगे। मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में 11 वाद हो चुके हैं और सभी वाद को तेजी से निपटाया जाए, इस बात के आदेश तो हैं ही हाईकोर्ट की ओर से। ऐसे में आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि मस्जिद कमेटी की ओर से जो ऑब्जेक्शन है इसमें दायर किया जाएगा। आज सुनवाई का दिन है। चलिए सीधा रुक करते हैं मथुरा का। हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। तो आज का दिन कितना अहम है अनिल, अगर देखा जाए मुस्लिम पक्ष के पास कौन कौन सी दलीलें हैं जो वो पेश कर सकते हैं? जी मैं आपको बता दूं, आज का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है क्योंकि महेंद्र प्रताप के वाद पर सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में इस वाद में जो प्रमुख तौर से मांग की गई है वो शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे कराने के लिए मांग की गई है। पिछली तारीखों पे बहस दोनों पक्ष के वकील कर रहे हैं, अपना अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा निकल के आ रहा है वो 7-11 का मुद्दा निकल के आ रहा है। शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकीलों का ये कहना है कि पहले 7-11 पर फैसला किया जाए, यानी कि उस जगह के स्वामित्व पर फैसला किया जाए कि उस जगह पर स्वामित्व इनका है। 13.37 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण जन्म स्थान का स्वामित्व है या नहीं है, उसके बाद ही किसी दूसरी जगह पर, अभी तो वो उस जगह को शाही ईदगाह मस्जिद की जगह को अपनी जगह मान के चल रहा है मुस्लिम पक्ष। तो उसका ये कहना है कि पहले तो आपका स्वामित्व तय किया जाए, उसी के बाद ही आप किसी जगह पर सर्वे की बात कोर्ट में कह सकते हैं। तो उस बात को लेकर महेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष ने पिछली तारीख पर अपना जो ऑब्जेक्शन था उसमें पेश किया। उसके बाद मुस्लिम पक्ष के शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए, अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट में रखने के लिए, अपने पेपर सब कोर्ट में रखने के लिए कुछ समय मांगा था। तो पिछली तारीख पर उन्होंने आज की 11 जुलाई की तारीख दी थी, जो आज की 11 जुलाई की तारीख आज। जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, इसके पक्ष में क्या सबूत और पेपर्स रखे जाते हैं, दस्तावेज रखे जाते हैं, आज का दिन इस लिहाज से बेहद अहम होगा। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आज रामपुर के एसडीए कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में इनकम टैक्स ऑफिसर की गवाही हुई थी। अब आगे की तो देखिए आगे क्या होगा, इसको हम आपको पॉइंट्स में समझा रहे हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई का दिन है। पिछली सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर की गवाही दर्ज हुई थी। इस बार इस मामले में आगे की सुनवाई होनी है। देखना होगा कि आज क्या अपडेट आती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ईडी के सामने अब्दुल्ला की पेशी होनी है। आपको बताया कि पिछले 2 सुनवाई में 6-6 घंटे से ऊपर तक की पूछताछ हुई है ईडी की ओर से अब्दुल्ला से। आज का दिन भी बहुत अहम है। एक तरफ तो कोर्ट में रामपुर में 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ ईडी से भी आज पूछताछ का सिलसिला रहेगा लखनऊ में। तो आज अब्दुल्ला आजम के लिए दिन बेहद अहम रहने वाला है। किस तरीके की अपडेट आती है दिन ढलते ढलते ये देखना होगा, क्योंकि एक तरफ कोर्ट रामपुर कोर्ट में 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से ईडी पूछताछ करते आ रहा है उसी क्रम में आज का दिन भी बुलावा गया है लखनऊ से, जहां आज ईडी पूछताछ करेगी फिर से अब्दुल्ला आजम से। और उधर आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में लेडी लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि 18 साल की एक लड़की को सामने रहने वाले समुदाय विशेष की युवती ने लड़के को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गई। युवती 17 मई से गायब, लड़का अब तक अता पता उसका नहीं है। पीड़ित परिजनों का लव जिहाद का शिकार होने की आशंका जताने की बात भी सामने आई है, जबकि मुस्लिम परिवार दोनों के बालिग होने के बाद मर्जी से भागने की बात कह रहे हैं।
तो आपको बताएं 2 महीने से थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन लापता होने के 53 दिन बाद भी लड़की का अता पता नहीं है। सर ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पड़ोस की रहने वाले सामने थी उनकी बेटी शकीलुद्दीन जी की मेरी बेटी को बेला फुसला के अगवा करके ले गई। और कब की बात है ये 17 मई की बात है 2022। घर के सामने से ले गए? ठीक घर के सामने। और ऐसा सोचा भी नहीं था। अब ऐसा लगने लगा कि इस परिवार का पूरा हाथ है, पूरा परिवार ने ही मेरी बेटी अगवा कराई है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ भी रहे हैं या नहीं भी ढूंढ रहे हैं, ये तो उन्हें ही मालूम है। मैं अपनी बेटी के लिए जो स्तर से गया सब कार्रवाई की मैंने। पुलिस ने भी थोड़ी लापरवाही दिखाई। अगर थोड़ा पुलिस ने अच्छे से काम किया होता तो शायद मेरी बेटी घर पर होती। दोनों ही लड़कियां मिसिंग हैं। अच्छा। और दोनों ही लड़कियां सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो पुलिस ने और हमने निकाली है और चेक करी, तो उसमें दोनों ही लड़कियां साथ में चलती हुई जा रही हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। दोनों ही बालिग हैं, दोनों ही समझदार हैं, दोनों अपनी मर्जी से गई हैं। अब ना ही हमें पता है और ना ही जो सामने वाले की बच्ची है, ना ही उन्हें पता है कि ये दोनों क्यों गई हैं और कहाँ गई हैं, किसके साथ गई हैं। और देखिए, बरेली के इज्जत नगर इलाके से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप है कि एक शख्स ने हिंदू बनकर पहले लड़की से दोस्ती की, फिर निकाह करने के बाद उसे छोड़ दिया। अब इस मामले में पुलिस का कुछ और ही दावा है। क्या है, देखिए। बरेली में एक बार फिर लव जिहाद का नया मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपना असली नाम और धर्म छिपाते हुए पहले एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे शादी कर ली। इमरान और सुरेंद्र नाम का ये शख्स युवती को भरोसा दिलाने के लिए उसके साथ मंदिर भी जाता था और व्रत रखने का नाटक भी करता था। एक दिन जब इमरान ने युवती का धर्म परिवर्तन कर निकाह किया तो युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस शख्स के लिए उसने अपना परिवार छोड़ा वो उसे इस तरह धोखा देगा। ये पहले तो मतलब सब कुछ इन्होंने व्रत वगैरह सारे सब कुछ रखे थे, सब कुछ करते थे मेरे साथ में। तो बिल्कुल यकीन हो गया था हिंदू में। हाँ सर। तो कुछ दिन बाद मुझे पता चला। हद तो तब हो गई जब युवती पर नॉनवेज खाने और नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया। जब उसने ये काम करने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। खाने पीने को भी नहीं दिया गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। बाद में वही मीट फूड वगैरह की डिमांड करने लगे। मतलब मेरी सास है ना, तो वो मेरे से खिलाफ रहती है। वो कह रही थी अगर ये मीट नहीं खाएगी तो फिर हिंदू नहीं रहेगी, मुस्लिम कहाँ से बन गई। इमरान और सुरेंद्र का पिछला 1 साल से अता पता नहीं है, जिसके बाद युवती ने अपने पति समेत 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। जब पुलिस से मामले के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ और ही कहना था। ये इमरान और जो युवती हैं एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं। सन 2013 से दोनों के बीच में दोस्ती थी और सन 2020 में इन्होंने आपस में विवाह किया। ये युवती को ये पता था कि ये मुस्लिम हैं और उस वक्त इनका कोई नाम परिवर्तन या धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था। शादी के बाद आपस में दोनों के विवाद हुआ। उस विवाद के दौरान परिवार को ठीक रखने के लिए धर्म परिवर्तन इमरान द्वारा करके हिंदू धर्म अपनाया गया और आर्य समाज मंदिर में शादी की गई। मूल रूप से समस्या ये है कि इमरान के परिवार ने हिंदू युवती से शादी करने के चलते अपने परिवार जायदाद से बेदखल कर दिया है और अपना हिस्सा कैश में दे दिया है। इस हिस्सेदारी को लेकर मूल रूप से विवाद है और इसके चलते पति पत्नी में भी विवाद है। प्यार में धोखा खाने के बाद अब युवती इंसाफ की आस में दर दर की ठोकर खा रही है, क्योंकि युवती का परिवार पहले ही उससे रिश्ते तोड़ चुका है और ससुराल वाले भी साथ रखने को तैयार नहीं।
एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर देहात से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। खेत में प्रेमी जोड़े का शव मिला है। सुबह से अपने घर से गायब थे दोनों। परिजनों ने जहर खाने की बात कही है। अब मौत के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के नदना गांव का बताया जा रहा है। सुबह से ही ये युगल गायब थे अपने घर से और अब इन दोनों का शव खेत में मिला है। और देखिए, कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी पर बड़ा खुलासा सामने आया है। दूसरे प्रदेश में भी बिल्डर हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति सामने आई है। नैनीताल, कोलकाता में भी हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है। बड़े भूमाफियाओं पर हाजी वसी ने पैसा लगा रखा है। दूसरों राज्यों में भी संपत्ति का पता लगाने के लिए टीम भेजने की तैयारी है। हाजी वसी, मुख्तार बाबा, दावते इस्लामी की अन्य संपत्तियों की भी तलाश की जा रही है। केडीए और नगर निगम की 3 टीमें संपत्तियों की जांच में जुटी हैं। बजरिया, चमनगंज, बेगमगंज, अनवरगंज में संपत्तियों की जांच हो रही है। कब किसके नाम दर्ज हुई थी संपत्ति, भवन आवासी या व्यावसायिक है, इसकी जांच की जा रही है। वसी हयात जफर की 11 संपत्तियां ऐसी हैं जो जांच में तथ्य निकल करके सामने आए हैं। कहीं ना कहीं पेपर्स में गड़बड़ी देखने को मिली है। और उधर फतेहपुर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला कि पुलिस भी चौंक गई। पुलिस ने तेज रफ्तार जा रहे एक ऑटो को रुकवाया तो उसमें 1-2 नहीं, कुल 27 सवारियां बैठी थीं। इसके बाद पुलिस ने ऑटो को सीज कर दिया। जी हां, हैरान करने वाला ये वीडियो सामने आया है फतेहपुर से। ऑटो में ड्राइवर समेत ठूस कर सवारियां भरी थी। रास्ते में खड़ी पुलिसकर्मी की नजर जब इस ऑटो पर पड़ी तो उसने रोक लिया और सवारियों को उतरने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस ने एक-एक करके बच्चों और बड़ों को बाहर निकाला। जैसे ही ऑटो से लोगों ने उतरना शुरू किया तो सब इंस्पेक्टर गिनती करने लगे। आपका कोई दोस्त नहीं, इधर आप आगे बेटा। 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आ जाओ 13, आओ उधर, चलो 13, 14, चलो उधर 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, उधर आपने आ जाओ 24, उधर 25, 26। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कौन है? तुम्हें लेके 27। ऑटो में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि ड्राइवर समेत 27 लोग बैठे हुए थे। 6 सीटर वाले ऑटो में 27 लोग कैसे बैठे थे, ये देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए और उन्होंने ऑटो ड्राइवर को जमकर फटकार लगाई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ऑटो रिक्शा को सीज कर दिया है। दरअसल ऑटो में सवार सभी लोग एक ही परिवार के हैं जो ईद की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। सारे के सारे एक ही ऑटो में सवार हो गए। इन लोगों को इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि लापरवाही से उनकी जान तक जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।